नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। यह वीडियो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कार्तीय तल के बारे में। ये कार्तीय तल है, इसको पहला चतुर्थांश कहा जाता है, इसको दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ये जो लाइन दिख रही है इसको भुज कहते हैं या इसको यक्ष अक्ष मान सकते हैं। ये अपना यक्ष अक्ष है, इसको भुज भी कहा जाता है। और ये जो लाइन दिख रही है इसको कोटि कहते हैं। ये अपना वाई अक्ष है। इधर अगर देखते हैं तो ये अपना यक्स डैश अक्ष होगा और ये अपना वाई डैश अक्ष है। अब जिस दर्पण से हमको लंबाई मापनी होती है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उस दर्पण का जो ध्रुव हो या इसके मूल बिंदु पे हो। ये मूल बिंदु है। जिस दर्पण से हमको लंबाई मापनी है या जिस दर्पण के लिए हमको लंबाई की माप लेनी है उस दर्पण के ध्रुव को इसके मूल बिंदु पे स्थित करते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई दर्पण है तो दर्पण का जो ध्रुव होगा वो यहां पे स्थित होना चाहिए। ये एक दर्पण है। दर्पण के ध्रुव को इसके मूल बिंदु पे स्थित कर देते हैं। अब अगर इसकी लंबाई मापनी है तो हमको पता होना चाहिए कि यक्ष अक्ष जो है, अगर लंबाई इस तरफ देखेंगे तो इधर जितनी भी लंबाई होगी सब धनात्मक होगी, इधर की सारी लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर चलने के बाद जो भी लंबाई होगी वो धनात्मक में आएगी और नीचे की तरफ अगर कोई लंबाई की माप लेनी है तो वह ऋणात्मक मिलेगा। तो जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है वो बस इतना ही है। यही हमको समझना है कि जिस दर्पण से हमको किसी लंबाई की माप लेनी है उसके लिए सबसे पहले हम यह मान लेंगे कि उस दर्पण का जो ध्रुव है वह निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल के मूल बिंदु पर स्थित है। इस तरीके से अगर कोई लंबाई इस तरफ है अर्थात हमारे दाएं हाथ की तरफ है, मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ, तो वहां पे सारी लंबाइयां धनात्मक होंगी। बाएं हाथ की तरफ अगर देखते हैं तो जितनी भी लंबाई होगी सभी ऋणात्मक होगी। ऊपर की तरफ अगर चलेंगे तो जो भी लंबाई प्राप्त होगी वो सभी लंबाइयां धनात्मक होंगी और नीचे की ओर आने पर जो लंबाई हमको प्राप्त होगी वो सभी लंबाई ऋणात्मक होगी। यही दूरी मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। तो याद रखेंगे किसी भी दर्पण के लिए जो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है उसे u से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण के ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। हम अवतल दर्पण के u v और f में संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। इसके उभरे हुए सतह पे पालिश होती है तो इसकी उभरी हुई सतह पे हम लोग पालिश कर देते हैं इस तरीके से। ये दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, यहाँ दर्पण का ध्रुव होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ कहीं कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। इस तरीके से मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। यहाँ दर्पण का फोकस है और यहाँ कहीं दर्पण की वृत्ता केंद्र C है। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक से चलना शुरू करती है इस तरीके से, और ये प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। इसलिए जब इस प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी
और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक से ही चलना शुरू करती है और इस तरीके से वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। और हमने पहले भी बताया है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब मान लेते हैं कि वस्तु जो है उसको कुछ नाम दिया गया है AB, और जहां पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरीके से मान लेते हैं ये प्रतिबिंब का नाम I डैश है। अब हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले चिन्ह परपाटी से यहाँ देख लेते हैं कि जो वस्तु की दूरी है वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो अभी हमने चिन्ह परपाटी में बताया है कि ये जो बिंदु है इसे कार्तीय तल का मूल बिंदु मानते हैं और इसके दाहिने तरफ जितनी भी लंबाइयां होती हैं सब धनात्मक होती हैं और बाएं तरफ जितनी भी लंबाइयां होती हैं सभी ऋणात्मक होती हैं। हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जो भी लंबाई है वह इस बिंदु से, जो कि दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से सभी लंबाइयां जो है बाईं तरफ है, इसलिए जितनी भी लंबाइयां मापी जाएंगी सभी लंबाइयां ऋणात्मक प्राप्त होंगी। तो यहां देखते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, अगर दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी देखा जाए तो ये दर्पण का ध्रुव है और AB अपना वस्तु है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी अगर देखेंगे तो ये PB हो जाएगा। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को PB लिख सकते हैं। और अभी हमने कहा कि वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं तो उसको U लिखा जाएगा, और चूंकि ये ध्रुव से बाईं तरफ है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे, लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं तो प्रतिबिंब अपना I डैश बन रहा है। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये PI होगी, PI। और हमने बताया है कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं तो इसको V लिखा जाएगा, और ये भी बाईं तरफ है ध्रुव से, इस नाते ये भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से फोकस दूरी याद करते हैं। जब ध्रुव से फोकस तक की दूरी देखी जाएगी तो ध्रुव P है, फोकस F है, तो ये दूरी PF हो जाएगा और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी ध्रुव के बाईं तरफ है तो ये भी ऋणात्मक होगा। इस तरीके से हमने ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से फोकस दूरी तीनों को माप लिया, और तीनों ही हमको चिन्ह परपाटी के अनुसार ऋणात्मक प्राप्त हुआ है क्योंकि तीनों ही ध्रुव के बाईं तरफ स्थित है। अब हमें इसकी सहायता से UV तथा F में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज I डैश C। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज I डैश C में जब दोनों त्रिभुजों में देखा जाएगा तो हमको पता है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर है कोण I डैश IC के, क्योंकि दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। और अगर यहां देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर है कोण IC I डैश के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब अगर देखा जाएगा तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज I डैश C में दो एंगल आपस में बराबर हैं। इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज I डैश C के। और हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों
तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा इस त्रिभुज की जो भुजा AB है और इस त्रिभुज की भुजा II डैश, इनका जो अनुपात होगा वो इस भुजा BC और IC के अनुपात के बराबर होगा। तो AB बटा II डैश बराबर हो जाएगा BC बटे IC। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। अब आगे पुनः दो और त्रिभुज लेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज यहाँ पे है I डैश F, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ त्रिभुज नहीं है, यहाँ एक लंब डाल देते हैं। इस तरीके से एक लंब डाल दिया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बिंदु है ये A डैश है और यहाँ बिंदु N है और यहाँ मान लेते हैं कि B डैश है। तो अब यहाँ पे हमको दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये अभिलंब डाला गया है इसलिए ये भी 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज A डैश NF और I डैश F, इस तरीके से दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज A डैश NF तथा त्रिभुज, एक और त्रिभुज यहाँ पे I डैश F, I डैश F, इन दोनों में देखा जाएगा। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि कोण A डैश NF बराबर है कोण I डैश IF के। जो ये एंगल है A डैश NF बराबर है I डैश IF के, अर्थात ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और इसी तरीके से फिर आगे देखते हैं, यहां जो एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A डैश NF बराबर है कोण IF I डैश के, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं इसलिए आपस में बराबर होंगे। फिर अगर देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुजों में भी दो कोण आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज A डैश NF समरूप है त्रिभुज I डैश F के। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुजों की समरूपता से इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा A डैश N बटे I डैश, A डैश N बटे I डैश, और ये बराबर होगा NF बटे IF के। अब हम मान सकते हैं कि यहाँ जो बिंदु N है वह दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट है, इसलिए जो दूरी हमने NF लिखी है इसको PF भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु N दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट है, इसलिए जो NF दूरी है ये लगभग बराबर होगा PF के। चूंकि जो बिंदु N था वो ध्रुव P के अत्यंत निकट है, इसलिए जो NF दूरी है वो लगभग PF दूरी के बराबर होगा। और हम देख रहे हैं कि A डैश और PB एक दूसरे के समांतर है और दो समांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा समान आता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि AB और A डैश ये भी आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि A डैश समांतर है PB के, इसलिए ये जो AB लंबाई है ये बराबर होगा A डैश N के। अब इस तरीके से अगर इन मानों को इस समीकरण में रखा जाए, इस मान को और इस मान को दोनों को उठा के इस समीकरण में रखते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग A डैश N की जगह पे AB लिख सकते हैं, तो A डैश N की जगह पे लिख देंगे AB
बटे आई आई डैश को आई आई डैश लिखा जाएगा, बराबर यहाँ पे एनएफ दिख रहा है और एनएफ का मान लगभग पीएफ के बराबर है, तो हम एनएफ की जगह पे पीएफ लिख सकते हैं। तो पीएफ हो जाएगा बटे आईएफ है तो इसको आईएफ लिख दिया जाएगा। ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में एक साइड आपस में इक्वल है, ए बी बटा आई आई डैश, ए बी बटा आई आई डैश आपस में इक्वल है, तो दूसरा साइड भी आपस में इक्वल ही होना चाहिए। तो इसलिए बीसी बटे आई सी, बीसी बटे आई सी ये बराबर होगा पीएफ बटे आईएफ के, और ये अपना इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है वो इस तरीके से है, बीसी बटा आईसी बराबर पीएफ बटे आईएफ। इसको दोबारा से यहां लिख लेते हैं। ये इस तरीके से दिया गया है, बीसी बटे आईसी बराबर पीएफ बटे आईएफ, और यही अपना तीसरा इक्वेशन बना था। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले जो बीसी लंबाई दी गई है यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई ध्रुव से नहीं मापी गई है, और इसका रूल होता है इसमें जो भी लंबाई मापी जाती है सभी लंबाई दर्पण के ध्रुव से मापी गई होनी चाहिए। इसलिए हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जो भी लंबाई प्राप्त हो वो ध्रुव से मापी गई हो। तो हम बीसी को इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं कि बीसी बराबर पीबी माइनस पीसी। अगर हम इस लंबाई में से इतनी लंबाई को घटा देते हैं तो हमको बस इतना ही लंबाई मिलेगा, और यही बीसी का मान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बीसी को तोड़ के लिखेंगे, बीसी को लिखेंगे पीबी माइनस पीसी, और इसी प्रकार आईसी को तोड़ेंगे तो आईसी इतनी लंबाई है, इसको लिख सकते हैं पीसी माइनस पीआई। तो इसको लिखा जाएगा पीसी माइनस पीआई। पीएफ जो दिया गया है ये पी से मापा गया है, अर्थात ध्रुव से मापा गया है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। पीएफ को पीएफ लिखा जाएगा और आईएफ को भी इसी तरीके से लिखा जाएगा ध्रुव से माप के। तो आईएफ को लिख सकते हैं पी आई माइनस पीएफ, तो इसको लिखेंगे पी आई माइनस पीएफ। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दर्पण में जो भी लंबाई मापी जाती है सभी लंबाई दर्पण के ध्रुव से मापी गई होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम चिन्ह परपाटी का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे चिन्ह परपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से जब चिन्ह परिपाटी के नियम से देखा जाएगा तो अभी हमने ये सभी लंबाइयों को चिन्ह परिपाटी की सहायता से सबसे पहले ही ज्ञात कर लिया है, तो इसलिए अब मान रखना हम लोगों के लिए आसान है। चिन्ह परिपाटी के नियम से हम लोग मान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पीबी दिया गया है, अगर पीबी का मान देखते हैं तो माइनस यू है, तो पीबी की जगह पे माइनस यू लिख सकते हैं बटे माइनस पीसी लिखा है, और पीसी का मान हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले पीसी का भी मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो पीसी दिया गया है ये वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अपना कैपिटल आर हो जाएगा। और चूंकि ये भी ध्रुव के बाईं तरफ है तो ये भी अपना ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से पीसी की जगह पे माइनस आर लिखना है, तो पीसी की जगह पे माइनस आर लिखेंगे, ये अपना माइनस आर हो जाएगा बटे पीसी है, और पीसी का मान फिर से माइनस आर लिखेंगे, माइनस पीआई है, और पीआई का मान माइनस बी है तो इसको माइनस बी लिखा जाएगा, बराबर पीएफ है,
और पी एफ का मान माइनस एफ है तो इसको माइनस एफ लिख देंगे, बटे पी आई है, पी आई का मान माइनस बी है तो इसको माइनस बी लिखा जाएगा, और फिर माइनस पी एफ लिखा है तो लिखेंगे माइनस, और पी एफ का मान माइनस एफ है तो इसको माइनस एफ लिख दिया जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस यू और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आर को आर लिखेंगे, माइनस आर है तो माइनस आर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, बी को बी लिखा जाएगा, माइनस एफ है तो इसको वही लिखेंगे माइनस एफ, माइनस बी को माइनस बी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एफ है तो एफ लिख दिया जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिद्ध किया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और वहां पे हमको प्राप्त हुआ था एफ बराबर आर बाई 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर बराबर 2f। तो इस इक्वेशन में जहां जहां हमको आर मिल रहा है हर जगह पे आर की जगह पे 2f लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आर की जगह पे 2f लिखना है, बटे माइनस आर की जगह पे 2f लिखना है, प्लस v को v लिखेंगे, बराबर माइनस एफ को माइनस एफ लिखना है, बटे माइनस v को माइनस v लिखना है, और एफ को एफ लिखना है। अब ये डेरिवेशन बहुत ही आसान हो गया है, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, अर्थात जो यहाँ पे भाग है वो इधर आके गुणा हो जाएगा, और यहाँ जो भाग है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, इतना ही काम करना है। माइनस v इधर आएगा, माइनस v प्लस एफ से इधर गुणा हो जाएगा, माइनस 2f प्लस v से इधर गुणा हो जाएगा। गुणा करते हैं तो सबसे पहले माइनस v से गुणा होगा, इन दोनों में माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और v का u में गुणा करेंगे तो uv हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लिखे या ना लिखे यहाँ पे प्लस पहले से ही होता है, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, v का 2f में गुणा करेंगे तो 2fv हो जाएगा। फिर अब f से गुणा करना है, f का गुणा माइनस u में करेंगे तो माइनस fu हो जाएगा, और प्लस f का गुणा 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब इनका गुणा इसमें करना है तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, 2f का f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस माइनस f का v में गुणा करेंगे तो fv हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर घट जाएगा और 0 हो जाएगा। बाकी जो चीजें बची हैं उसको लिखना है, यहाँ पे uv है तो इसको uv लिखा जाएगा। अब माइनस को उधर भेजेंगे, उधर जाके प्लस होगा तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 2fv उधर जाके प्लस 2fv हो जाएगा, माइनस fu उधर जाएगा तो प्लस fu हो जाएगा, माइनस fv है तो इसको माइनस fv लिखेंगे। अब ये हो जाएगा uv बराबर 2fv से 1fv घट गया तो fv बचेगा, और प्लस fu है तो इसको लिख देंगे। अब दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा uv बटा uvf बराबर fv बटा uvf प्लस fu बटा uvf। अब uv से uv कैंसिल हो जाएगा, fv से fv कैंसिल हो जाएगा, fu से fu कैंसिल हो जाएगा, यहां बच रहा है 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v, और यही अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध होता है। एक बार और देखते हैं, अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध देखना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और मान लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव से कुछ दूरी पर कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु की नोक से एक प्रकाश की किरण चलती है जो दर्पण के किसी बिंदु A' पे टकराती है, और चूंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है अतः परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण
जो उसी बिंदु ए से चलना शुरू करती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और ये प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं, जहां आई डैश वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमने सबसे पहले चिन्ह परपाटी की सहायता से जितनी भी लंबाइयां थी उन लंबाइयों को निकाल के रख दिया और उसके बाद फिर हमने एक इस चित्र की सहायता से दो दो त्रिभुज लेके हल किया। सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी और आई डैश सी लिया और इसमें देखा गया ये और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है क्योंकि समकोण है। ये एंगल दोनों आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अतः इनकी जो लंबाइयां थी वो समानुपातिक थी, इसलिए AB बटा आई डैश बराबर BC बटा IC हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखा तो इसमें भी ये एंगल दोनों आपस में बराबर क्योंकि 90 डिग्री के दोनों हैं और ये दोनों शीर्षाभिमुख है इसलिए बराबर हो गए। इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। फिर समरूपता का रूल लगाया गया और इनकी संगत भुजाओं को समानुपातिक रखा गया। तो A डैश N बटा आई डैश बराबर NF बटे IF, इस तरीके से इसको लिखा गया। और चूंकि हमने देखा कि जो बिंदु N है वह ध्रुव P के बहुत ही निकट है, अतः हमने NF की जगह पे PF कर दिया। और चूंकि A डैश और PB दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर आएगा। तो इसलिए AB और A डैश N ये आपस में बराबर हो गए। बाद में जो मान हमको प्राप्त हुआ यानी कि A डैश N बराबर AB, जहां पे A डैश N था वहां पे AB लिख दिया गया और जहां पे NF था वहां पे PF लिख दिया गया। और इसके बाद हमको ये समीकरण नंबर तीसरा प्राप्त हुआ। इस समीकरण में सबसे पहले सभी लंबाई जो भी दी गई थी उसको दर्पण के ध्रुव से मापा गया, अर्थात इसको ऐसा तोड़ा गया कि सभी लंबाइयां ध्रुव से ही मापी गई हो और फिर चिन्ह परपाटी की सहायता से मान रखा गया और मान रखने के बाद इनका कैलकुलेशन कर लिया गया। कैलकुलेशन के उपरांत हमको जो फार्मूला प्राप्त हुआ वह ये प्राप्त हुआ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा।